गुड इवनिंग बच्चों। आज आप पढ़ोगे त्रिलोचन। त्रिलोचन कवि है। ये जो कवि है ये प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि, प्रगतिवादी आप जानते हैं, जिन्होंने आम जनमानस के बारे में लिखा वही प्रगतिवादी है। और इन्होंने इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म था वो 20 अगस्त 1917 को हुआ था। इनका जो जन्म है, जन्म 20 अगस्त 1917 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान है इनका सुल्तानपुर। ये यूपी उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 2007 को। 9 दिसंबर 2007 को उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। और इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक या मूल नाम वासुदेव सिंह था इनका। वासुदेव सिंह, इनका मूल नाम क्या था, वासुदेव सिंह था। और इसके अलावा इनके कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। और इनके जो उपनाम हैं, कहीं कहीं पर इनका जो जन्म दिया गया है वो 2 अगस्त भी दे रखा है। कहीं पर तो 20 अगस्त दिया है और कहीं कहीं पर इनका जन्म क्या दिया गया है, 2 अगस्त भी दिया गया है। 2 अगस्त और कहीं कहीं पर 20 अगस्त दिया है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा कि जो इनका जन्म है वो कहीं कहीं पर क्या दिया गया है, कि कहीं कहीं पर 2 अगस्त भी दिया गया है। 2 अगस्त, कुछ किताबों में ये था कि 2 अगस्त 1917 भी इनका जन्म दिया गया हुआ है। और कुछ अन्य चीजें इनके बारे में, जैसे इनके कुछ वास्तविक ये इनके प्रगतिवादी जो कवियों में ये प्रमुख कवि हैं। और इसके अलावा इनको कुछ उपनाम दिए गए हैं। इनके कुछ उपनाम हैं। अब इनके जो पहला उपनाम है वो लिखा है सानेट का कवि। इसको कहा गया है सानेट का कवि। इसको एक नाम दिया गया है, सानेट का कवि भी कहा गया है। ये सानेट जो है एक प्रकार का जो है, ये सानेट का कवि जो है यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की तार की क्या है, ये ध्वनि है। एक प्रकार की तार की ध्वनि, एक प्रकार की तार की धुन पर गाई जाने वाली कविता है। एक प्रकार की तार की धुन पर गाई जाने वाली कविता है। गाई जाने वाली एक कविता है। एक प्रकार की ये जो धुन है, एक प्रकार की तार की धुन पर गाई जाने वाली ये कविता है। इसमें, इस कविता में कुल 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, दूसरा नाम इनका जो बोला गया है, इसको बोला गया है जीवन में निहित मंद लय का कवि। इसमें बोला गया है जीवन में निहित मंद लय का कवि को बोला गया है। इसको लय का कवि, ये भी इनको बोला गया है। अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें इसको बोला गया है अवध का किसान कवि कहा गया है। अवध का किसान कवि, इनको अवध का किसान कवि भी बोला गया है। उसके अलावा इनको ये जो बोला है अवध का किसान कवि, ये मुक्त जो बोला गया है वो बोला है मुक्ति बोध के द्वारा। ये बोला गया है मुक्ति बोध। इनको जो बोला गया है ये मुक्ति बोध के द्वारा बोला गया
अवध का, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, कभी भी पूछा जा सकता है, पिछले और पेपर में भी पूछा गया है। तो और धरती का कवि भी इनको कहा जाता है। चौथा, धरती का कवि, धरती का कवि, इनको धरती का कवि भी कहा जाता है। उसके अलावा इनको औसत भारतीय कवि भी कहा जाता है। इसको पांचवा जो पॉइंट है, औसत भारतीय, औसत भारतीयता का कवि, भारतीयता का कवि, इनको औसत भारतीयता का कवि भी बोला गया है। और इसके अलावा इसको, इसमें नीचे को दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसको आगे जो बोला गया है, जिजीविसा का कवि, का कवि भी इसको कहा गया है। जिजीविसा का कवि भी इसको बोला गया है। इसके अलावा इस जो ये त्रिलोचन जी है, इसके अलावा इनको जो नाम दिया गया है, त्रिलोचन का महत्व जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बच्चन सिंह ने इनको त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा। अब यहाँ पर ये आपको जिजीविसा का कवि एक के उपनाम हो गए। अब यहाँ पर बच्चन सिंह जी आते हैं, बच्चन सिंह, ये इनको क्या बोलते हैं, जो बच्चन सिंह है ये बोलते हैं, त्रिलोचन को बोल देते हैं आत्मविश्लेषण का कवि, आत्मविश्लेषण का कवि, आत्मविश्लेषण का कवि। इनको आत्मविश्लेषण का कवि कौन कहते हैं, ये बोलते हैं बच्चन सिंह, इनको आत्मविश्लेषण का कवि बोलते हैं। और जीवन के गान की अधिकतर कविताएं इनके प्रतिवादी हैं। इनके राहुल सांस्कृतिक ने इनके बारे में लिखा है, प्रलय सर्जन की भूमिका में राहुल सांस्कृतिक ने इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। और इसके अलावा आगे इनके बारे में, इनको जो सम्मान मिले, इनको जो सम्मान मिला है वो यहाँ पर ताप के ताए हुए, यहाँ पर इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, जो यहाँ पर इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1981 में। 1981 में इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इनकी रचना के लिए। उसका नाम है ताप के ताए हुए दिन। क्या है, ताप के ताए हुए दिन। इस रचना के लिए ताप के ताए हुए दिन, हुए दिन पर इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक अमोला 1990 में अवधी भाषा के इतने छंदों में एक रचित प्रसिद्ध इनकी रचना है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना, अगर प्रसिद्ध रचना माना जाए, अमोला है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध जो रचना है इनकी अमोला है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अमोला। ये 1990 में आई, 1990 ईस्वी में इनकी ये रचना आई थी। और इनकी अवधी भाषा की थी। किस भाषा में थी, अवधी में थी। जो इनकी ये रचना आई थी ये अवधी भाषा में आई थी। किस भाषा में आई थी, अवधी भाषा में। अब यहाँ पर इसका महत्व क्यों है, देखिए इसमें 27 से 92 छंद में रचित एक प्रसिद्ध रचना है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें 27 तो 92 रंग है, 2700। इसमें अगर हम इसको पढ़े तो 92 छंद है। यहाँ पर आपने बच्चन सिंह के इसको आत्मविश्लेषण का कभी कहा, साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखा 1981 में, जो इनकी रचना ताप के ताए हुए दिन। और प्रसिद्ध रचना है अमोला, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसमें 27 छंद में रचित ये प्रमुख क्या है, इनकी रचना है।
शास्त्री भी कहते हैं इनको, हाँ, और इनको त्रिलोचन शास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो इनके बारे में अगर ज्यादा अगर देखें तो मुख्य रूप से त्रिलोचन जो है ये ग्रेस मार्क्स देकर यहाँ पर एक बच्चन सिंह एक कथन और बोलते हैं इनके बारे में। बच्चन सिंह एक तो इसको आत्मविश्लेषण का कभी कहा इन्होंने, फिर एक चीज और कह रहे हैं इनके बारे में, ये बोलते हैं कि त्रिलोचन जो है वो प्रगतिवादी नहीं थे। वो मानते हैं कि ये प्रगतिवादी नहीं थे, जो ये थे ये प्रगतिवादी नहीं थे, कहते हैं नहीं थे। अब ये मानते हैं इनको ग्रेड देकर, इनको ग्रेस करके, ग्रेस देना आप जानते हो ना, वैसे ही पास कर देना, इनको ग्रेस मार्क्स देकर क्या किया गया, प्रगतिवादी बनाया गया। ग्रेस, इसमें मुख्य रूप से क्या दिया गया इनको, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क आप जो ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशील में शामिल कर दिया गया, इसको ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशील में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। ये कहते हैं कौन, ये बच्चन सिंह भी बोल रहे हैं कि इनको ग्रेस मार्क देकर क्या कर दिया गया कि इनको प्रगतिवादियों में शामिल कर दिया गया, प्रगतिशील में शामिल कर दिया गया। इनकी जो जीवन गान की अधिकतर कविताएं हैं, अब अगली चीज है जो जीवन गान की, जीवन गान की यहाँ पर अधिकतर इनकी जो कविताएं हैं, जीवन गान की अधिकतर या अधिकांश, यहाँ पर अधिकांश शब्द देखो, अधिकांश जो जीवन गान मतलब जीवन से संबंधित जो अधिकांश इनकी कविताएं हैं वो प्रगतिवादी हैं, कविताएं प्रगतिवादी है। इनकी तो जीवन काल से संबंधित अधिकतर कविताएं हैं वो क्या है, प्रगतिवादी है। और इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं उसको आगे देखते हैं, और इनके काव्य संग्रहों को पढ़ते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो आप इसके अलावा देखिए इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, अब इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं आगे। आप लिखो इनके काव्य रचनाएं, काव्य रचनाएं, जो इनकी काव्य रचना है। पहली जो इनकी काव्य रचना है उसका नाम है इसकी इनकी जो काव्य रचना है युग, यहाँ पर त्रिलोचन की धरती। इनकी जो काव्य रचना है, पहली काव्य रचना है उसका नाम है धरती, इम्पोर्टेंट है धरती। इनकी काव्य रचना जो पहली है उसका नाम है धरती, और इसका प्रकाशन हुआ था 1945 में। इनका प्रकाशन था 1945 में। अगली रचना इनकी जो है उसका नाम है गुलाब और बुलबुल। इनका अगला है गुलाब और बुलबुल। इनकी जो अगली रचना है उसका नाम है गुलाब और बुलबुल। ये थी 1956 की रचना है इनकी। कब की है? 1956 की रचना है। उसके बाद अगला जो है दिवंगत इनकी एक रचना है। इनकी जो अगली रचना है उसका नाम है दिगांत एक इनकी रचना है जिसका नाम है दिगांत। दिगांत जो है 1957 की रचना है इनकी।
1957 की इनकी रचना है। और ये जो लिखी गई है ये सानेट में लिखी गई है इनकी। किसमें लिखी है? सानेट। आपने सानेट पढ़ा था ना, ये सानेट था क्या? एक तरह का तार की धुन पर गाई जाने वाली कविता, उसको क्या बोलते हैं? सानेट बोलते हैं। और दिगांत जो है, दिगांत जो है इनकी, ये 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ताप के ताए हुए दिन, आपको लिखा रखा है चौथा, ताप के ताए हुए दिन। ये इनको, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है, ताप के ताए हुए दिन के लिए। ये जो रचना थी 1980 की थी। अब की थी 1980 की इनकी ये रचना है। और अगला है, इसमें मुख्य रूप से शब्द है 1900 की। पांचवा जो रचना है शब्द है, ये 1900 की रचना है इनकी, 1900 में ये प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगली जो रचना है इनकी वो है उस जनपद का कवि। उस जनपद का कवि, छठा है उस जनपद का कवि। उस जनपद का कवि, ये जो है 1981 की रचना है। 1981 में ये रचना आई थी इनकी। उसके बाद उस जनपद का कवि। फिर है अगली जो रचना है इनकी वो है अर्धान। अगली रचना आगे लिख लेते हैं, अर्धान। इसमें ही काव्य रचना में ही है अर्धान। अगली रचना है ऐसे लिख देते हैं अर्धान। ये जो अर्धान इनकी रचना है ये है 1993 की, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब की रचना है कि पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1993 में। तो अर्धान यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद है अन कहनी भी कुछ कहनी है। अब यहाँ पर अगली रचना जो है अन कहनी भी कुछ कहनी है। अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये 1995 की इसकी रचना है। 1985 की रचना है, सॉरी 1985, 85 की ये रचना है इनकी। और उसके बाद है जो अगली रचना है, इसमें मुख्य रूप से जो 95 में आई थी, उसके बाद तुम्हें सौंपता हूँ। अगला है तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ। अगली जो रचना आती है इनकी वो है तुम्हें सौंपता हूँ। ये है 1985 की भी, 1985, 85 की भी रचना है। अगली रचना जो आती है इसकी वो रचना है आपकी फूल नाम है एक। फूल नाम है एक, फूल नाम है एक, फूल नाम है एक। ये जो रचना है ये 1985 की है, 1985, 85 की रचना है। ठीक, अगला देखिए सबका अपना आकाश। सबका अपना आकाश अगली रचना है, सबका अपना आकाश। सबका अपना आकाश जो ये रचना है ये 1987 की है, 1987 की रचना है। ठीक हो गया। अगली जो रचना है इनकी वो रचना है चैती। यहाँ पर जो अगली रचना आती है इनकी ये है चैती। ये रचना है 1987 की भी, 1987 की ये रचना भी इनकी है। उसके बाद अगला है अमोला। अगली रचना है अमोला। आपने पढ़ाया था, ये 12वें छंद में लिखा है इन्होंने, 2700 इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। अमोला, अमोला की जो रचना है ये 1990 की है। ये कब की है? 1990 की ये रचना है। ठीक, अगला देखिए आप मेरा घर 2002 में आई थी। मेरा घर 2002 में ही आई थी। अगली जो रचना है जीने की कला, 2004 में आई थी। जीने की कला, जीने की कला 2004 में रचना आई थी। आपको देखिए जो रचनाएं करा दी गई हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर अर्धान है
1883 की। अनकहनी भी कुछ कहनी है 1885 की। तुम्हें सौंपता हूँ 1985 की। फूल नाम है एक 1985 की। उसका सबका अपना आकाश 1987 की। चैती है 1987 की। अमोला है 1990 की। मेरा घर है 2002 की। और जीने की कला, ये जो रचना है ये 2004 की ये रचना है। आप कुछ और चीजें भी हैं, ये काफी संग्रह इनके पढ़ दिए गए हैं। अब उसके बाद इनकी जो कहानी संग्रह है, इनकी जो कहानी संग्रह है उनको देखते हैं। कहानी संग्रह, ज्यादा कहानियां लिखी नहीं है इन्होंने। कहानी संग्रह, इनकी जो कहानी संग्रह है वो एक कहानी संग्रह है। उसका मुख्य रूप से जो कहानी संग्रह इनकी है वो है देश काल 1986 की। देश काल 1986 की है। इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पो कर सकते हैं। देश काल किसकी कहानी है, ये पूछा गया था पहले के पेपरों में। तो ये देश काल जिसकी कहानी है वो है आपकी मुख्य रूप से त्रिलोचन की है। आप उसको वासुदेव सिंह या त्रिलोचन शास्त्री की भी कर सकते हो। और डायरी इनकी अगली है डायरी। डायरी, जो इनकी डायरियां हैं, आप डायरी आप जानते हो अपने जीवन के बारे में जो लिखते हैं मुख्य मुख्य चीजें, वो डायरी कहलाती है। उसका नाम है डायरी का इनका रोज नाम चा। रोज नाम चा, इसका नाम है रोज नाम चा। रोज नाम चा, देखो अब रोज नाम चा आप देखते होंगे। रोज नाम चा इनकी जो डायरी है, मगर रोज की चीजें ये इसमें लिख रहे हैं। तो डायरी में आप करते हो, आप डायरी लिखते हो, तो आप क्या करते हो, रोज की चीजें लिखते हो। तो त्रिलोचन शास्त्री ने भी क्या किया कि डायरी में रोज नामचा नाम से इन्होंने अपनी डायरी संग्रह प्रकाशित की थी। उसके अलावा इनकी जो आलोचनात्मक कुछ रचनाएं हैं, जैसे इनकी चौथा है आलोचना। अब आलोचना में इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, आलोचना में इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है काव्य और अर्थबोध। क्या है, काव्य और अर्थबोध। काव्य और अर्थबोध, काव्य और अर्थबोध। काव्य और अर्थबोध क्या है इनकी, ये काव्य और अर्थबोध है इनकी आलोचना। ये जो यहाँ पर मैंने सन नहीं लिखा है आपका, ये 86 की ये है। उसके बाद डायरी 1992 की इनकी ये डायरी है। और जो आलोचना इनकी है 1995 की है, ये 1995 की इनकी डायरी। देखो देश काल इनकी एक कहानी संग्रह है 1986 की है। डायरी संग्रह जो इनका रोज नामचा है ये 1992 की है। आलोचना जो है काव्य और अर्थबोध है ये है 1995 की है। तो इसके अलावा उनके मुख्य जो रचनाएं थी वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। और यहाँ पर त्रिलोचन शास्त्री के जो मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। धन्यवाद।